स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है अपना और पार्ट लास्ट है यानी पार्ट 4 है। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए से। आपने इसके 3 पार्ट शायद देख लिए हो। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। और शुरू करते हैं अपना पार्ट। हेडिंग है हमारी बुक में एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने लास्ट पार्ट देखा है तो उस पार्ट में मैंने ये बताया था कि जो फ्रांसवा बर्नियर था उसने कहा था कि जो भारत में जो मुग़ल शासन था उसमें जो भूमि होती थी उस पर स्वामित्व मुग़ल शासन का होता था। इसकी वजह से बहुत कुछ गलत गलत हो रहा था, किसानों के साथ गलत हो रहा था। ये सारी कहानी हम पढ़ चुके थे। इसके आगे देखते हैं क्या है। आगे कहा गया है कि जो शिल्पकार लोग हैं उनके पास उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन नहीं है, यानी कि सरकारी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, राजा की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता उनको। किस लिए उत्पादन को बढ़ाया जाए? क्योंकि मुनाफा जो होता है उसका अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता है। यानी कि अगर मान लो शिल्पकार लोग कुछ काम करें और उससे उन्हें पैसा मिले, उनको फ़ायदा मिले, जो मुनाफा मिले, तो वो सारा मुनाफा कौन रख लेता है? वो रख लेते हैं राज्य। राज्य रखने का मतलब है, राज्य का मतलब यहाँ से स्टेट से नहीं, राज्य का मतलब है यहाँ पे सरकार। अब सरकार तो वहाँ पे कोई थी नहीं, वहाँ पे तो राजा का शासन था, मुगलों का शासन था, तो सीधा मुगल सम्राट। ठीक है, राज्य का मतलब हो जाएगा मुगल सम्राट। इसलिए उत्पादन का पतन होने लगा, क्योंकि जब उनका इंटरेस्ट नहीं था उसमें तो पतन होने लगेगा धीरे धीरे। वो उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो था उसमें पूरे विश्व से बहुमूल्य धातुएं आती थी, कि बहुत सारी दुनिया की धातुएं आती थी भारत में। और 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का 15% नगरों में रहता था। ये जो बहुमूल्य धातुएं आती थी कैसे आती थी? व्यापार में। हमारे यहाँ से सोना चांदी हमारे पास था, हमारा सोना चांदी जो था हमारे पास वो जाता था और वहाँ से बदले में हमको बहुमूल्य धातुएं मिलती थी, तो ऐसा कुछ था। और 17वीं शताब्दी में जब बात की जाए तो जनसंख्या का 15% नगरों में रहता था, यानी शहरी आबादी 15% थी, शहरों में रहने वाले लोग 15% थे। उस टाइम पे अगर यूरोप से तुलना करी जाए इन शहरी आबादी की तो भारत में शहरी आबादी ज़्यादा थी। और बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। क्या कहा है? शिविर नगर। अब ये शिविर नगर क्यों कहा है बर्नियर ने, ऐसा क्या था उसमें? तो देखो, शिविर नगर का मतलब होता है जो नगर राजकीय शिविर पर निर्भर हो, यानी कि ऐसा नगर जो राजा के द्वारा दिए गए दान पर या फिर राजकीय पैसे पर निर्भर रहता हो, उसको शिविर नगर कहा जाता था। ठीक है, ऐसा कहा था बर्नियर ने। तो ये जो शिविर नगर होते थे, तो जब राजकीय दरबार आता था, यानी मान लो कि ये आगरा है और आगरा में राजकीय दरबार आ गया, तो यहाँ पे कुछ नगर बने, वो शिविर नगर हैं। जब तक ये दरबार है तब तक ये बढ़िया चलेगा बिल्कुल। लेकिन जब ये मान लो यहाँ से राजधानी आगरा से कहीं और दिल्ली चली जाए, राजधानी तो बदल ली, लेकिन अब ये इन नगरों का क्या होगा? यानी कि जब ये जगह वहाँ से चली जाएगी, राजकीय जो भी है राजधानी वगैरह यहाँ से चली जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि जो शिविर नगर हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है जब राजकीय दरबार आता कहीं पे आएगा तो विकसित हो जाएगा, लेकिन राजकीय दरबार अगर कहीं चला जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? विकसित की जगह दोबारा से डूब जाएगा, यानी कि पतन हो जाएगा। ऐसा कहा गया था। सभी तरह के नगर थे भाई हमारे देश में, सभी तरह के नगर, जैसे उत्पादन केंद्र जहाँ से उत्पादन होता था, व्यापारिक केंद्र जो व्यापार के लिए मशहूर थे, बंदरगाह केंद्र, ठीक है, जहाँ से माल की आवाजाही होती हो समुद्री रास्तों से, धार्मिक केंद्र, जैसे कि आपको पता है मथुरा वगैरह जो है, वाराणसी वगैरह, ये धार्मिक रूप से आज के टाइम पे महत्वपूर्ण है। उस टाइम पे भी बहुत सारे नगर ऐसे थे जो कि धर्म के लिए मशहूर थे, तीर्थ स्थान भी थे। तो ये सारे तरह के भारत में क्या होते थे? स्थान होते थे, नगर होते थे। व्यापारियों का जो समूह होता था उसको महाजन कहा जाता था। जो व्यापारियों का समूह है उसको क्या कहा जाता था? महाजन कहा जाता था। और जो इन महाजनों का जो मुखिया होता था उनको क्या कहा जाता था? उनको सेठ कहा जाता था। सेठ जी बोलते ना, सेठ जी, ये कहा जाता था। राजकीय प्राश्रय, राजकीय प्रेशर पर आश्रित कुछ समूह, यानी कि कुछ ऐसे समूह भी थे जो राजा के द्वारा प्रशय पर आधारित थे, यानी राजा पर ही आधारित थे। राजा ही उनको मतलब पालेगा, सरकारी शासन या जो भी है उसको अपनी नौकरी देगा या जैसे भी रखेगा, वो सब कुछ राजकीय प्रशय पे आधारित थे। जैसे कि चिकित्सक, चिकित्सक कौन होते हैं? डॉक्टर होते हैं। अध्यापक यानी कि जो टीचर होते हैं। अधिवक्ता होते हैं वकील, वकील को अधिवक्ता कहते हैं। चित्रकार आपको पता है, ये जो मतलब पेंटर वगैरह जो ड्राइंग करता हो। वास्तुविद जो वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हो।
संगीतकार, म्यूजिशियन, सुलेखक, ठीक है, ये सभी राजकीय पेशे पे यानी राजा के द्वारा राजकीय पेशे पे निर्भर रहते थे ये लोग। इसके बाद है महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। अब यहाँ पे दास की बात कर लेते हैं। बाजार में दास भाई खुलेआम बेचे जाते थे, जैसे यहाँ पे आलू टमाटर बेचे जाते ना बाजारों में, ऐसे यहाँ पे खुलेआम दास बेचे जाते थे। भेंट में दिए जाते थे यानी गिफ्ट में दास दे दिए जाते थे, गिफ्ट में। इब्न बतूता ने सुल्तान के लिए, जब सुल्तान से मिलने गया था तो सुल्तान के लिए तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक, उनके लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदा था। किसने खरीदा था? इब्न बतूता ने, उनको गिफ्ट करने के लिए। दासों में विभेद, दास भी कई तरह के होते थे। सुल्तान की सेवा में जो दासियां लगी होती थी उनका काम होता था संगीत, वो संगीत और गायन इन चीज़ों में निपुण होती थी, तो मतलब कुल मिला के उनका मनोरंजन करने के लिए इनको रखा जाता था। इसके बाद सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करते थे। यानी मान लो उसे किसी पे शक है कि कोई अमीर उनका जो चेला वगैरह है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है, तो उस पर नज़र रखने के लिए दासियों को नियुक्त करते थे। दास जो होते थे वो घरेलू श्रम के लिए होते थे, यानी जो घर पे नौकर नौकरानी वाला काम होता है ना, साफ सफाई, ये वो ऐसे ऐसे काम, घरेलू श्रम, इनके लिए दास रखे जाते थे। और दासों की जो कीमत होती थी वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब मामूली कीमत होती थी, कम कीमत। कोई गरीब से गरीब भी व्यक्ति होगा तो वो भी कम से कम 1-2 दास तो खरीद लेगा, इतनी कीमत होती थी। फिर क्या हुआ दोस्तों? बर्नियर की सती प्रथा का विवरण, कि जो बर्नियर थे उन्होंने सती प्रथा को देखा, भारत में ये देखा, इससे बिल्कुल दहल गए। इन्हें लगा यार ये कितना गंदा सिस्टम है, यहाँ पे कितना बेकार सिस्टम है, तो यही इन्होंने सती प्रथा के बारे में कुछ बताया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में बहुत आता है कि सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या बताया। चलो देखते हैं, ये आपकी बुक से है। बर्नियर ने अपने वृत्तांत में कुछ मार्मिक विवरण करा। मार्मिक मतलब कुछ इमोशनल, कुछ मतलब दिल दहला देने वाला। उसने ये लिखा कि जो लिखा क्या उसने, ये देखते हैं। लाहौर में मैंने एक सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, यानी एक ऐसी लड़की छोटी सी जो 12 साल की थी, उससे ज़्यादा उम्र नहीं रही होगी, उसकी बलि होते हुए देखी। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय बच्ची जीवित से अधिक मृत लग रही थी। यानी वो जो बच्ची थी वो मतलब उसे जलाया जाना था, तो उससे पहले जब उसने उसे देखा था तो वो जीवित से ज़्यादा मृत लग रही थी, क्योंकि उसे पता था उसके साथ क्या होने वाला है। और उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी बेचारी, कितना ज़्यादा गलत होता था। लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया होता, यानी कस के पकड़ रखा था कहीं भागे ना वो, उसकी सहायता से उस अनुक्षित पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। यानी वो सब पकड़ के ले गए, उसको चिता में जला देते थे। तो उसे लकड़ियों पर बैठाया और उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग ना जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को क्या करा उन्होंने, जिंदा जला दिया गया। ठीक है, मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनको कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। यानी फ्रांसवा बर्नियर ने एक ऐसा दिल दहला देने वाला मतलब घटना देखी जिससे वो बिल्कुल भावुक हो गया था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसको ये चीज़ बहुत गलत लगी। अब ये सोचो, ये चीज़ हमें सुनकर इतना ज़्यादा गलत लग रहा है, तो जिसने देखा होगा उसके साथ क्या बीता होगा। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मतलब बेकार घटना थी। तो ये सती प्रथा थी। सती प्रथा में क्या होता था कि जब किसी महिला का पति मर जाता था, पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी चिता जब जलाई जाती थी तो उसकी चिता के साथ ही उसकी जो बीवी होती थी, जो उसकी पत्नी होती थी, उसको भी जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो दोस्तों ये बहुत 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 गंदा सिस्टम था उस टाइम पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैं आपके सामने देता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन, ये आपको मुझे बताने हैं। सबसे पहले आपको ये बताना कि ये जो महिलाएं दासियाँ होती थी इनका यूज़ क्या होता था, मतलब इनको किन कामों के लिए रखा जाता था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो अल-बरूनी जो था उसने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो इब्न बतूता था उसने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या है। चौथा क्वेश्चन ये है कि जो फ्रांसवा बर्नियर था उसने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम क्या है। तो आपसे 4 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, चारों क्वेश्चन आप कमेंट में जवाब लिखकर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यहाँ से हमारा 1 से लेकर 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी मैंने नोट्स बनाकर कंप्लीटली आपको सारे चैप्टर बता दिए। लेकिन अगर आप और भी चैप्टर देखना चाहते हैं तो
वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी पेपर से पहले, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वो भी बेटर है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्लो तरीके से पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर पढ़ा रहा हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत जल्दी कर दिया, शुरू से लेके एंड तक जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो पेपर में आता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें ही मैंने आपको बताई है। तो ठीक है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सबसे ज़्यादा आपको करना है शेयर। और मैंने जैसे बताया था कि अपने कम से कम आपको 7 दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको फ़ायदा हो सके, कि उनका मतलब जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो पाएगा, और हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी, तो हमारी मेहनत भी कामयाब होगी। धन्यवाद दोस्तों।